नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हैं जो हमें जीवन की संरचना को समझने में मदद करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद इन मौलिक अवधारणाओं को, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना है ताकि विज्ञान की आगे की बातें आसानी से समझ आ सकें। सही बात है। इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव को समझना। हाँ, अगर नींव मजबूत हो तो पूरी इमारत को समझना आसान हो जाता है। ये प्रश्न हमें जीवन के सबसे छोटे स्तर से लेकर उसके व्यापक रूप तक ले जाएंगे। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी जीवित प्राणियों का मतलब समस्त जीवित धारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अच्छा, और ये जो शब्द है बायोलॉजी, हम्म इसका भी तो कोई मतलब होगा? हाँ, बिल्कुल। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस, जिसका अर्थ है जीवन, जीवन। और दूसरा है लोगोस, जिसका अर्थ है अध्ययन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ जीवन का विज्ञान। एकदम सही, जीवन का विज्ञान। इसके तहत हम जीवों की बनावट, मतलब उनकी आकृति, उनकी आंतरिक संरचना, कि वो अंदर से कैसे बने हैं। हाँ, वो कैसे काम करते हैं, उनका विकास कैसे हुआ, उनकी पहचान, वे कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से ये पृथ्वी पर जीवन की पूरी कहानी है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि जीव कैसे जीते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं और अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। इसे और सरल शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान एक गाइड की तरह है जो हमें बताती है कि इस धरती पर मौजूद हर जीवित चीज, चाहे वो छोटा सा पौधा हो या विशालकाय जानवर। वो कैसे काम करता है। हाँ, ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि वे क्या हैं, बल्कि ये भी बताता है कि वे क्यों और कैसे जीवित हैं। ये जीवन के रहस्यों को समझने की एक कुंजी है, कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई से जुड़ा है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका यानी सेल सभी सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे एक बड़ा घर छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर बनता है, ठीक है? ठीक है। ठीक उसी तरह हर सजीव का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधा हो या कोई जानवर, अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये तो हुई संरचनात्मक इकाई। मतलब ये शरीर का ढांचा बनाती हैं। हाँ, और कार्यात्मक इसलिए क्योंकि जीवन के लिए जितनी भी जरूरी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना, श्वसन। हाँ श्वसन, और भोजन से ऊर्जा बनाना यानी पोषण, और व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना जिसे उत्सर्जन कहते हैं, ये सभी काम एक कोशिका के अंदर ही होते हैं। अच्छा, मतलब सारे जरूरी काम एक सेल के अंदर ही हो जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। और इसकी दो और खास बातें हैं ना। एक तो ये खुद अपनी संख्या बढ़ा सकती है, बिल्कुल, इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए होता है। और डीएनए ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। एकदम सही। मतलब एक अकेली कोशिका भी अपने आप में एक संपूर्ण जीवन की तरह है। ये सिर्फ एक ईंट नहीं है। नहीं, ये एक जादुई ईंट है जो अपने जैसे और ईंटें बना सकती है और जिसके अंदर पूरे भवन का नक्शा यानी डीएनए मौजूद होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन की शुरुआत कोशिका से ही होती है। बिल्कुल। तो अब जब हमने कोशिका को समझ लिया है, हमारा तीसरा प्रश्न एक खास प्रकार की कोशिका के बारे में है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण दीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका सबसे आम और प्रमुख उदाहरण है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। हाँ, इसके अलावा नीलहरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ही उदाहरण हैं। और इनके सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये दूसरी कोशिकाओं से अलग कैसे हैं? इन कोशिकाओं की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें एक स्पष्ट झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो नहीं होता है। अच्छा, तो इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, वो कहाँ होता है? उनका डीएनए कोशिका द्रव्य में बस ऐसे ही बिखरा रहता है। किसी खास कमरे में बंद नहीं होता? नहीं, बस एक जगह थोड़ा इकट्ठा सा रहता है। इस बिखरे हुए हिस्से को
केंद्राभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दूसरे अंग भी नहीं होते हैं ना? सही कहा। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय जैसे झिल्ली वाले दूसरे कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। इनकी बनावट बहुत ही सरल और कह सकते हैं आदिम यानी पुरानी होती है। और यही बात इन्हें यूकेरियोटिक कोशिकाओं से अलग बनाती है। बिल्कुल। अगर हम कोशिका को एक घर माने तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसा स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसमें कोई अलग कमरा नहीं है। सब कुछ एक ही जगह पे। हाँ, सारा सामान जैसे डीएनए एक ही जगह पर फैला हुआ है। जबकि दूसरी तरह की कोशिकाओं में केंद्रक एक अलग कमरा यानी मास्टर बेडरूम की तरह होता है, जहां सबसे जरूरी सामान सुरक्षित रखा होता है। यही सरलता इनकी पहचान है। ये बहुत अच्छा उदाहरण था। और अब हमारा आखिरी सवाल, जो कोशिका के उसी मास्टर बेडरूम से संबंधित है। न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? न्यूक्लियस या जिसे केंद्रक भी कहते हैं, उसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कंट्रोल रूम कहा जाता है। कंट्रोल रूम। हाँ, इसका सबसे जरूरी काम कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैविक, रासायनिक और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना है। मतलब सारे काम को कंट्रोल करना और उनमें तालमेल बिठाना। और आनुवांशिक पदार्थ का क्या रोल है इसमें? केंद्रक के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए क्रोमैटिन धागों के रूप में मौजूद होता है। अच्छा। इसी डीएनए में जीव के सभी लक्षणों की जानकारी छुपी होती है। और एक कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। हाँ, ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आनुवांशिक जानकारी एक कोशिका से उसकी नई बनने वाली कोशिकाओं तक पहुंचती है। इसके अलावा भी कोई काम है न्यूक्लियस का? जी, ये प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी आरएनए का निर्माण भी करता है और कोशिका के विकास को भी निर्देशित करता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग है। बिल्कुल सही। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर के सारे काम को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस कोशिका के सारे काम को कंट्रोल करता है। ये तय करता है कि कोशिका को कब बढ़ना है, कब विभाजित होना है और क्या काम करना है। ये कोशिका का मैनेजर भी है और लाइब्रेरियन भी, जिसके पास जीवन की पूरी किताब यानी डीएनए सुरक्षित रखी है। किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे पहले ऊर्जा चाहिए, है ना? हाँ, सबसे पहले तो बिजली ही चाहिए। तो यहीं से हमारा पहला सवाल आता है। हम सबने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, शक्ति ग्रह। पर यह सिर्फ एक शब्द है। असल में इसके अंदर होता क्या है? ये ऊर्जा बनाता कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पावर हाउस शब्द शायद इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। आप इसे एक बहुत ही कुशल केमिकल रिएक्टर की तरह समझिए। केमिकल रिएक्टर? जी, इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो भोजन हम खाते हैं उससे मिलने वाला ग्लूकोज, अच्छा, मतलब जो भी हम खाते हैं? हाँ, उससे जो ग्लूकोज मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंजन में ईंधन जलता है। और फिर उससे ऊर्जा निकलती है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। कोशिका इस ऊर्जा को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बहुत रॉ होती है। मतलब इसे एक सुरक्षित इस्तेमाल करने लायक करेंसी में बदलना पड़ता है। ऊर्जा की करेंसी, ये क्या है? ये है एटीपी नाम का एक अणु, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसे ऊर्जा के छोटे छोटे रिचार्जेबल बैटरी पैक की तरह सोच सकती हैं। अच्छा, तो जब ग्लूकोज टूटता है, उससे निकली ऊर्जा इन एटीपी अणुओं में चार्ज हो जाती है। फिर कोशिका को कोई भी काम करना हो, जैसे कुछ भी? हाँ, कुछ भी। मांसपेशियों को सिकोड़ना हो, नए प्रोटीन्स बनाने हो, दिमाग को सिग्नल भेजना हो, वो इन्हीं एटीपी बैटरियों का इस्तेमाल करती है। वाह! मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ऊर्जा नहीं बनाता, बल्कि उसे इस्तेमाल करने लायक छोटे-छोटे पैकेट में पैक करके भी देता है। एकदम सही। और यही बात इसे इतना जरूरी बनाती है। हर पल, हर कोशिका में ये साइकिल चलती रहती है। ये तो कमाल है। तो शहर को बिजली तो मिल गई, लेकिन इस ऊर्जा का करना क्या है? इसे कौन बताता है? एक पावर प्लांट बिना किसी प्लान के तो बेकार है। बिल्कुल। अब हम शहर के पावर प्लांट से निकलकर उसके सेंट्रल कमांड की तरफ चल रहे हैं, जहां सारे ब्लूप्रिंट रखे हैं। और यहीं पर कहानी के सबसे अहम किरदार डीएनए की एंट्री होती है। जी हाँ, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर हम सब जानते हैं कि ये जीवन का ब्लूप्रिंट है। और इसकी संरचना को डबल हेलिक्स कहते हैं ना, एक घुमावदार सीढ़ी जैसी। जी, ये घुमावदार सीढ़ी वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है इसे समझने के लिए। तो ये सीढ़ी असल में है क्या? कल्पना कीजिए कि इस सीढ़ी के जो दो लंबे खंभे हैं, वो शुगर और फॉस्फेट से बने हैं।
और जो बीच के डंडे हैं जिन पर हम पैर रखते हैं, असल जानकारी उन्हीं में है। अच्छा, उन डंडों में। हाँ, वो डंडे असल में 4 अलग-अलग केमिकल्स के जोड़ों से बने हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। या शॉर्ट में कहें तो ए, जी, सी और टी। ए, जी, सी और टी। हाँ, तो बस यही 4 अक्षर हैं जिनमें जीवन का पूरा कोड लिखा हुआ है? बस यही 4। और इनका भी एक नियम है। ए हमेशा टी से जुड़ता है और सी हमेशा जी से। बस इन्हीं 4 अक्षरों के क्रम में किसी भी जीव को बनाने की पूरी जानकारी लिखी होती है। ये तो हैरान करने वाली बात है। सिर्फ 4 अक्षरों से इतनी जटिल जानकारी? ये संयोजन की शक्ति है। जैसे कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1 से पूरी डिजिटल दुनिया बन जाती है, वैसे ही यहाँ इन 4 अक्षरों के अरबों कॉम्बिनेशन से जीवन की विविधता बनती है। तो हमारे पास एक सुरक्षित तिजोरी है, यानी न्यूक्लियस, जिसके अंदर जीवन का ये मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए रखा है। लेकिन एक ऑफिस में रखा ब्लूप्रिंट खुद तो इमारत नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। आपको उस प्लान को कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। तो डीएनए के निर्देश कोशिका के बाकी हिस्सों तक पहुंचते कैसे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। और यहीं पर हमारे कहानी के दूसरे हीरो की एंट्री होती है, जो डीएनए का सबसे भरोसेमंद सहायक आरएनए। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम तो डीएनए से काफी मिलता जुलता है। जी, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लिक एसिड है। तो फिर दोनों में मुख्य अंतर क्या है और कोशिका को दोनों की जरूरत क्यों है? इसे ऐसे समझिए, डीएनए वो मास्टर रेसिपी बुक है जो बहुत कीमती है और लाइब्रेरी की सबसे सुरक्षित जगह पर रखी है। आप उसे बाहर नहीं ले जा सकते। वरना उसके खराब होने का डर है। बिल्कुल। तो आरएनए उस रेसिपी बुक के एक पन्ने की फोटोकॉपी जैसा है। जब भी कोई खास पकवान, मतलब कोई खास प्रोटीन बनाना होता है, तो उस एक रेसिपी की कॉपी बनाई जाती है और किचन में भेज दी जाती है। आरएनए वही कॉपी है। ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। इसका मतलब आरएनए एक तरह से वर्किंग कॉपी है। एकदम सही। और इसी वजह से इसकी बनावट में भी कुछ जरूरी फर्क हैं। पहला, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, 2 धागों वाला, जो उसे मजबूत बनाता है। पर आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक धागे वाला होता है। अच्छा। और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि आरएनए में थाइमिन टी की जगह यूरेसिल नाम का एक दूसरा बेस होता है, जिसे हम यू कहते हैं। तो ये मास्टर कॉपी और वर्किंग कॉपी का सिस्टम है, ताकि मूल जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे। और आरएनए का मुख्य काम, जैसा आपने बताया, प्रोटीन बनाना है। तो क्या ये सारा काम अकेले करता है? नहीं, अकेला नहीं कर सकता। ये एक पूरी टीम की तरह काम करता है। प्रोटीन बनाने की ये जो प्रक्रिया है, ये इतनी जटिल है कि इसके लिए आरएनए की एक पूरी स्पेशलिस्ट टीम लगती है। एक टीम? हाँ, मुख्य रूप से इस टीम में 3 तरह के आरएनए होते हैं। अच्छा, तो चलिए इस आरएनए की टीम से मिलते हैं। पहला कौन है? पहला और सबसे जरूरी है संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए, जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। मैसेंजर यानी संदेश ले जाने वाला। बिल्कुल। ये वही है जो डीएनए की मास्टर रेसिपी बुक से एक खास प्रोटीन बनाने का संदेश कॉपी करता है। ये उस फोटोकॉपी की तरह है जो न्यूक्लियस से निकलकर कोशिका के साइटोप्लाज्म में आता है, जहां प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो एमआरएनए रेसिपी लेकर फैक्ट्री तक पहुंच गया। अब रेसिपी बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए। वो कौन लाता है? यहाँ दूसरे खिलाड़ी की एंट्री होती है, स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए। जी, ये टीम के डिलीवरी बॉय हैं। प्रोटीन बनाने का कच्चा माल होता है अमीनो एसिड। टीआरएनए का काम है एमआरएनए की रेसिपी को पढ़ना और उसके हिसाब से सही सही अमीनो एसिड को पकड़कर फैक्ट्री तक लाना। तो एमआरएनए बताता है कि क्या बनाना है और टीआरएनए वो सामान ला कर देता है। लेकिन ये सब बन कहाँ रहा है? वो फैक्ट्री कौन है? वो है हमारा तीसरा खिलाड़ी, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। ये आरएनए कोई संदेश नहीं लाता ले जाता, बल्कि ये खुद उस फैक्ट्री का हिस्सा बनता है। अच्छा, ये खुद फैक्ट्री है। एक तरह से हाँ। आरआरएनए कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर एक ढांचा बनाता है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। यही राइबोसोम असली असेंबली लाइन है जहां पर प्रोटीन बनता है। कमाल है। तो एमआरएनए रेसिपी लाता है, टीआरएनए सामान लाता है और आरआरएनए से बना राइबोसोम उस सामान को जोड़कर प्रोटीन बना देता है। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर कोई अपनी भूमिका जानता है। राइबोसोम
mRNA पर जुड़ जाता है, उसके कोड को पढ़ता है और tRNA सही अमीनो एसिड लाता जाता है। फिर राइबोसोम उन अमीनो एसिड को एक-एक करके जोड़ता जाता है और आखिर में प्रोटीन की एक चेन तैयार हो जाती है। और ये सब हमारी हर कोशिका में, हर पल, हजारों लाखों बार हो रहा है। हर पल। इसी से हमारे शरीर के लिए जरूरी एंजाइम्स, हार्मोन और बाकी सभी प्रोटीन बनते हैं। तो आज हमने कोशिका के अंदर की एक पूरी यात्रा कर ली। हमने उसके ऊर्जा बनाने वाले पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, फिर जीवन के रहस्य छुपाए हुए सेंट्रल लाइब्रेरी यानी डीएनए में गए, और अंत में उस जानकारी को हकीकत में बदलने वाली आरएनए की मेहनती टीम से भी मिले। और ये जानना सच में हैरान करता है कि कैसे ये बेहद सूक्ष्म अणु इतने सटीक तालमेल के साथ मिलकर जीवन जैसी जटिल मशीन को चलाते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा मेरे मन में एक विचार छोड़ जाती है। हमने समझा कि कैसे डीएनए में लिखे सिर्फ 4 अक्षरों ATCG के कोड में एक पूरे जीव को बनाने की क्षमता है। ये प्रकृति की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन किसी और कोड में भी लिखा जा सकता था? क्या कोई और मॉलिक्यूलर सिस्टम भी हो सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी भी जानना बाकी है। हमारा पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। ये कहते किसे हैं? प्रकाश संश्लेषण एक कह सकते हैं कि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपना भोजन खुद बनाते हैं। अच्छा। इसके लिए वो क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें सौर ऊर्जा मतलब सूरज से मिलने वाली ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में एक उपउत्पाद के तौर पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। और वो हम सभी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, पृथ्वी पर सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का ये प्राथमिक स्रोत है। बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम अपनी रसोई में खाना बनाते हैं, ठीक वैसे ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी एनालॉजी है। हाँ, सूरज की रोशनी उनके लिए गैस का चूल्हा है। ठीक है। पानी और हवा से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो खाना बनाने की सामग्री हो गई। और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है वो हमारे सांस लेने के काम आती है। तो पौधे सिर्फ अपना भोजन नहीं बनाते, बल्कि हमारे लिए जीवन देने वाली ऑक्सीजन भी बनाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया। हाँ। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है जी। कि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आखिर होती कहाँ है? ये भी एक जरूरी सवाल है। तो यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों की हरी पत्तियों में होती है। पत्तियों में? हाँ, पत्तियों के अंदर मेसोफिल नाम की कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नाम का एक खास अंग होता है। क्लोरोप्लास्ट? जी। और इसी क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सोखने का काम करता है। मतलब सारा काम इसी क्लोरोफिल का है? एक तरह से हाँ। वैसे पत्तियों के अलावा पौधों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने वो भी थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अच्छा। और क्लोरोप्लास्ट की इसी भोजन बनाने की भूमिका के कारण इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कोशिका का रसोई घर। मतलब अगर पत्ती एक कारखाना है तो क्लोरोप्लास्ट उस कारखाने के अंदर की वो मशीन है जहां असल में भोजन बन रहा है। सही है। और क्लोरोफिल उस मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा है जो सूरज की ऊर्जा को पकड़ता है। तो जब भी कोई पूछे कि पौधों का भोजन कहाँ बनता है, तो सीधा सा जवाब है उनकी हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में। बिल्कुल सही। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं। जी। हमारा तीसरा प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम? एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं। अच्छा, तो ये प्रोटीन ही है? हाँ, ज्यादातर सजीव कोशिकाओं में ये जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। इनका मुख्य काम जीवित शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं जैसे पाचन और श्वसन, इनकी गति को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। मतलब ये स्पीड बढ़ा देते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिक्रिया की गति तो बढ़ाते हैं, लेकिन प्रक्रिया के अंत में खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। अरे वाह! और एंजाइम अपने काम में बहुत विशिष्ट होते हैं। मतलब एक खास एंजाइम केवल एक खास रासायनिक क्रिया को ही गति देता है।
इसे एक ताले और चाबी की तरह समझ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे एक खास ताले को खोलने के लिए एक खास चाबी ही काम आती है। हम्म। ठीक उसी तरह एक खास रासायनिक क्रिया को गति देने के लिए एक खास एंजाइम ही काम करता है। ये हमारे शरीर के वो कुशल कारीगर हैं जो किसी भी काम को बहुत तेजी से पूरा कर देते हैं। जिससे हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं सही समय पर और सही तरीके से चलती रहें। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी प्रश्न, जी। ऊतक या टिश्यू किसे कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के ऐसे समूहों को ऊतक कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य तीनों एक समान होते हैं। मतलब एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। हाँ, बहुकोशिकीय जीवों में अलग-अलग कामों को अच्छे से करने के लिए कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना लेती हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए जंतुओं में रक्त और मांसपेशियां ऊतक हैं। इसी तरह पौधों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक के उदाहरण हैं। ये ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंगों से पूरा शरीर व्यवस्थित रूप से काम करता है। अच्छा। और ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को औत्की यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब एक कोशिका यानी सेल एक ईंट की तरह है। हाँ, ये एनालॉजी भी बहुत अच्छी है। जब हम एक जैसी बहुत सारी ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनाते हैं तो वो दीवार एक ऊतक है। उस दीवार की बनावट और काम एक जैसा है। सही बात है। फिर अलग-अलग दीवारों मतलब ऊतकों को जोड़कर एक कमरा यानी अंग बनता है और कमरों से पूरा घर यानी शरीर बनता है। हम्म। तो ऊतक हमारे शरीर के निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जो कोशिकाओं को व्यवस्थित करती है। बिल्कुल सही। तो आज हमने 4 मुख्य अवधारणाओं को समझा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह कहाँ होता है, एंजाइम का क्या कार्य है और ऊतक किसे कहते हैं। और उम्मीद है कि इन सरल उदाहरणों से आप सभी को ये विषय स्पष्ट हो गए होंगे। ये सभी प्रक्रियाएं आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और जीवन का आधार हैं। बिल्कुल। अब इस कक्षा को समाप्त करने से पहले सबके लिए सोचने के लिए एक विचार। हम्म। हमने जाना कि एंजाइम हमारे शरीर की क्रियाओं को तेज करते हैं। हाँ, तो सोचिए अगर हमारे शरीर में ये एंजाइम अचानक काम करना बंद कर दें या बहुत धीमे हो जाएं, तो क्या होगा? एक अच्छा सवाल है। हमारे रोजमर्रा के काम जैसे भोजन को पचाना, उस पे क्या असर पड़ेगा? इस पे विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।